सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और प्यारी बुआ जी आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और हमारे सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। बुआ जी, मौसम देखिए हर जगह का बदला बदला सा है, कहीं थोड़ी चटपट बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बात तो है। और इस मौसम में, ये मौसम तो ऐसा है कि बड़े सतर्क और बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इस मौसम में भी देखिए, हर मौसम की जो बात होती है अपनी अलग होती है, हर मौसम का अपना एक अलग रस होता है। बिल्कुल। तो इस मौसम में भी कई जगह और भारत के कई जगह पे त्योहार वगैरह मनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो त्योहारों का देश है हमारा। हाँ। तो मनाए ही जाएंगे। लेकिन आज हम मनाने जाएंगे, मतलब घूमने के लिए जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे गुलाब बाग। हाँ। यानी उदयपुर चलते हैं। और वो दिन याद करो में आप याद करें कि कैसी कैसी घड़ियां होती थी, घड़ियां कैसी कैसी, है ना। वो दीवार पे टंगती थी, हाथ में बांधी जाती थी। अलार्म वाली अलग होती थी जो टेबल पर रखी होती थी, पॉकेट में रहती थी, चेन के साथ होती थी। हाँ, एक पट्टे में होती थी। हाँ। तो बहुत तरीके की होती थी। और कुछ लोगों को उपहार में भी देने का ये बड़ा रिवाज था। बड़ा आसान सा होता था, घड़ी दे दो। हाँ, और बहुत लोग बड़े प्रेम से रखा भी करते थे। और राजस संक्रांति के लिए आज बात करेंगे। और साथ ही साथ विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी है आज बुआ जी, तो थोड़ा उस तरफ भी चलेंगे। थोड़ा नहीं, उस पर ठीक से चर्चा करेंगे। क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं हमारी थाती होते हैं, बहुत सारी चीजों को हमें सौंपते हैं। वो परंपराएं उन्हीं की वजह से चलती हैं। तो उनका सम्मान, उनका जो उन्हें प्यार मिलना चाहिए, वो उसके बारे में हम कितने जागरूक हैं और कितने नहीं हैं, इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे ना। ज्यादा बात करेंगे, बल्कि हमारा यही कहने का मतलब हाँ, जी, ज्यादा सुनना भी पड़ेगा। ज्यादा बात और ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा अमल में भी लाएंगे। और राजस संक्रांति की जो बात है, तो आज उड़ीसा राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है ये राजस संक्रांति, जो भगवान विष्णु की पत्नी भूमा देवी को समर्पित है। इसे मिथुन संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। 3 दिनों तक मनाया जाता है ये पर्व, जिसमें सभी सहभागी होते हैं। विशेषतः अविवाहित कन्याओं की जो सहभागिता है इस त्योहार में देखने को मिलती है। विशिष्ट ओडिशा और या उड़िया संस्कृति को दर्शाने के लिए यहाँ के गांवों में गोटीपुआ नामक नृत्य भी होता है। दक्षिण भारत में ये पर्व मिथुन संकरणम के नाम से जाना जाता है। इसी को विस्तार से हमारे एक साथी ने यह भी बताया कि राजस संक्रांति वो त्योहार है जिसे उड़ीसा में बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। अन्य जगहों पर इस दिन को मिथुन संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन नारीत्व का जश्न मनता है। लोग इन दिनों में धरती माता की पूजा करते हैं। ये पर्व लगातार 3 दिन तक मनाया जाता है। 14 जून से शुरू होगा, 16 जून को समाप्त होगा। यहाँ पर 3 दिवसीय उत्सव है। पहले दिन को राजस संक्रांति के रूप में जानते हैं, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति जो हमने बताया, तीसरे दिन को भूदाहा या बसी राजस कहा जाता है। त्योहार के दौरान धरती माता को सम्मान करते हैं, नारीत्व का जश्न मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों के दौरान धरती माता जून के महीने में पहली बार रजस्वला से लिया गया है इसको, जिसका अर्थ है रजस्वला महिला। स्त्री के मासिक धर्म की विलक्षणता का उत्सव मनाने का ये पर्व एक उर्वरता की निशानी है और एक स्त्री ही दूसरे जीवन को जन्म देने की क्षमता रखती है। उड़ीसा के लोग न तो हल चलाते हैं और न ही पृथ्वी से संबंधित कोई निर्माण कार्य करते हैं। ऐसा करके वे धरती माता का सम्मान करते हैं और माता या भूदेवी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। भगवान जगन्नाथ की पत्नी माना जाता है धरती को। पूरे उत्सव के दौरान महिलाएं घर का कोई काम नहीं करती हैं और काम से छुट्टी लेती हैं। ये नए कपड़े वो लोग पहनते हैं, खुद को गहनों से सजाते हैं। तो भाई ये जो है ना कि उर्वरता जो है, यानी कि एक अब लड़की जो है वो जब रजस्वला होती है तो अब वो माँ बनने के लिए तैयार है और जो ये सृष्टि की संरचना है जो आगे चल रही है वो उसकी तरह से पूरी तरह तैयार हो चुकी है और इसीलिए सृष्टि का क्रम चलता रहता है, विकास हो रहा है। और इसीलिए ये समय जो होता है वो उत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे इन श्रोता ने, इन्होंने इतनी अच्छी बात लिखी है। बिल्कुल। और युवा लड़कियों को एक संपूर्ण विवाहित संगठन के लिए तैयार होने के तौर पर इसको विशेष महत्व दिया जाता है। आमतौर पर बहुत सारी जगहों पर इसको जब लड़कियां पहली बार रजस्वला होती हैं, मासिक धर्म होता है, तो उनको थोड़ी दिक्कत भी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोनल जो
संतुलन बिगड़ता है, बदलाव आता है, उससे बहुत दिक्कत हो जाती है, परेशान हो जाती हैं, उसके लिए तैयार होना चाहिए। और जब इस तरह से उत्साह के साथ मनाया जाता है तो उन्हें भी अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि वाकई कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं तो उन्हें डर लगता रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो शायद इसीलिए ये बना हुआ। और बहुत सारे प्रांतों में अभी भी परेशान हो जाती हैं लड़कियां, उनको छुपाया जाता है, हटाया जाता है, लेकिन इस तरह से उनको समझ में आता है कि नहीं, उनका एक सृष्टि के उसमें कितना बड़ा योगदान है। हाँ, और जबकि इस वक्त जो होता है बुआ जी, तो वो ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। जो कन्याएं हैं उनको भी, और साथ ही साथ उनके जो परिजन होते हैं, घर में जो माएँ हैं या जो भी हैं, उनको भी ध्यान देने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोग बता ही रहे थे कि देवी पृथ्वी के प्रति लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पत्थर भूदेवी की प्रतिकृति मानी जाती है, जिन्हें पूजनीय स्थलों पर हल्दी पाउडर जो है फूल चंदन सिंदूर से सजाया जाता है। और जिस प्रकार पृथ्वी जल्दी वर्षा प्राप्त करने के लिए तैयार होती है, उसी प्रकार युवा लड़कियां भी एक संपूर्ण विवाहित संगठन के लिए तैयार हो जाती हैं, गठबंधन के लिए। और इसलिए इस त्यौहार का विशेष महत्व है। खेतों पर भी इन दिनों जो है सब काम स्थगित कर दिया जाता है, जैसा कि हमारे उन श्रोता ने लिखा भी है। तो इस पर्व में जो समापन होता है बुआ जी, वो वसुमती स्नान या भूमा देवी के स्नान से संपन्न होता है, और भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है। राजा गीत भी गाए जाते हैं, जो यहाँ का पारंपरिक लोकगीत है। पहले दिन पाहिली राजा, दूसरे दिन मिथुन संक्रांति, तीसरे दिन भूदाहा या बासी राजा, चौथे दिन वसुमती स्नान। इन दिनों सिलबट्टा का जो इस्तेमाल होता है वो भी नहीं होता, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पत्थर से ही बना होता है। तो भूदेवी की पूजा होती है, तो इस वजह से सिलबट्टा भी नहीं चलाया जाता है। हमारे साथी ने देखो इन सब जानकारी के साथ एक और बात बता दी कि 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आ जाएगा। इस दिन मिथुन संक्रांति पर्व मनाया जाता है। फिर वही बातें इन्होंने भी बताई कि 4 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है। कृषि पर्व के साथ लोग पहली बारिश का स्वागत भी करते हैं। तो भाई पहली बारिश का स्वागत तो सभी करेंगे, और हम लोग भी करेंगे, इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे साथी। हाँ, और साथ ही साथ ना बुआ जी, जैसे गर्मी होती है तो वहाँ इस तरह से माना जाता है कि भाई बूंदाबांदी हो गई, पानी वानी बरस गया, तो गर्मी का जो ये समय है वो खत्म हो गया मानते हैं, और बारिश जो है यानी वर्षा काल जो है वो शुरू हो जाता है इसी मतलब पर्व के साथ साथ। जी जी। मुझे ना बुला, मुझे ना बुला, छुप छुप चलिया रे मुझे ना बुला, छुप छुप चलिया रे मुझे ना बुला, मुझे ना बुला, मुझे ना बुला, छुप छुप चलिया रे मुझे ना बुला, छुप छुप चलिया रे मुझे ना बुला, मुझे ना बुला। जादू
तो भाई विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। हाँ हाँ। वैसे तो देखा जाए तो बहुत हमें चौंकाने वाला ये विषय है, या यूं कहें कि हम सबको एक बार झकझोर देने वाला विषय है, क्योंकि जैसे दिन ब दिन संख्या बढ़ रही है ओल्ड एज होम की या वृद्धाश्रम की, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं इस दिशा में, है ना। और तो, जो बुआ जी एक तरह से ये भी नहीं लगता है कि इस विषय पर, जैसा कि आपने कहा, तो बात करना भी ज्यादा नहीं चाहते हैं, कई बार ऐसा देखा भी जाता है। हाँ, दुख लगता है। फिर लोग सोचते हैं कि हमारी स्थिति अलग है, आपके कहने से आपको क्या पता हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं वो कैसे हैं, किस तरह से डांटते हैं, किस तरह से हर चीज पर निगाह रखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन फिर भी क्या बचपन में हम कैसे थे, हम बड़े सब ठीक ठाक थे, लेकिन उन्होंने ही हमें संभाला। तो इन सारी चीजों को ध्यान करके इस दिवस को मनाना भी चाहिए और इस पर गौर भी करना चाहिए। मनाने का मुख्य उद्देश्य जो हम बार बार कह रहे हैं कि उनका ध्यान आकर्षित करना है, जो भी हम दुर्व्यवहार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में प्रस्ताव को पारित करके इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज के अनुरोध के बाद आधिकारिक रूप से वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाने की मान्यता दी। और विश्व के चाहे विकसित देश हो या विकासशील, लोग कम पढ़े लिखे हों या ज़्यादा, इसके साथ साथ लगभग हर तबके में ये शिकायत अक्सर देखने को मिलती है कि बुजुर्गों के साथ सम्मानजनक व्यवहार ज़्यादातर नहीं होता। आने वाले समय में हम किस प्रकार प्रयास करें, तो ये हम सब की एक कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपनी इसे एक विरासत कह सकते हैं, तो इसको किस तरह से समृद्ध किया जाए और अपने ज्ञान और अपने जीवन का, जिन्होंने इतना सारा अनुभव समेटा हुआ है, हमारे बुजुर्ग जो हैं, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो और उनकी उपेक्षा, उनकी अवहेलना न की जाए। इसीलिए बहुत संवेदनशील हो गए हमारे साथियों ने अलग अलग ढंग से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। क्या समय आ गया है, इन्होंने लिखा है, क्या समय आया है जो पुराने संस्कार थे वो सब खो गए या मिट गए, कि आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता करने का मौका आया। कुछ पिछली पीढ़ी के संस्कार बाकी हैं अभी भी जो बुजुर्गों का सम्मान देती हैं, वरना आए दिन तो सम्मान तो दूर, बड़ों पर हाथ उठाना, उन्हें घर से बेघर करना शुरू है। कल परसों की बात है, दीदी बस्ती में एक पिता की स्कूटी स्लिप हो गई तो वो पिता गिर पड़े। बेटे ने आओ देखा न ताओ पिता को संभालने के बजाय उनके ओहो मतलब इनका कहना है कि थप्पड़ जड़ दिया। ये तो कहने वाली ही बात नहीं है। देखकर गुस्सा तो ऐसा आया कि जाकर उस नालायक बेटे को पीट दूं। ये आज के ज़माने का चित्र है। तो भाई ये तो सच में बहुत तकलीफ देह बात हो गई। मतलब आप सुनकर खराब लग रहा है, आपको देखकर कैसा लगा होगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, तो क्या ऐसे लोगों की हम क्या जैसे इन्होंने बताया, तो क्या हम इनका सामाजिक रूप से बहिष्कार नहीं कर सकते उस बेटे का? कुछ इस तरह से करना तो चाहिए, या चार बड़े बुजुर्ग या उनकी उम्र के लोग बैठकर एक मीटिंग करें और कहें कि कुछ तो सोसाइटी में ऐसी चीज हो कि उनको कहा जाए कि इस तरह से आप नहीं कर सकते या नहीं करना है आपको। मतलब अंकुश कहीं ना कहीं होना चाहिए। हाँ। चाहे हम उन्हें कानून का डर दिखाएं या हम पुलिस का डर दिखाएं, या डर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सच्चाई है कि उन्हें अधिकार मिले हैं। आप किसी के ऊपर इस तरह से हाथ नहीं उठा सकते ये कह के कि वो मेरे पिता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। तो ये भी सोचने वाली बात होती है ना बुआ जी, कि कभी न कभी हर एक व्यक्ति को उस तरफ जाना है। तो देखो संगीता बेटिया, ये सब कोई सोचता नहीं है। अगर ये सोच ही रहे होते तो ये स्थिति नहीं आती। हम जाएं चाहे नहीं जाएं, हो सकता है कि हम उससे पहले ऊपर चले जाएं। इसका मतलब नहीं कि हमें वो स्थिति देखनी पड़ेगी, हम इसलिए रहें। हम बस इतना भी सोच लें कि उन्होंने कुछ लोगों का, देखो एक बात और है यहाँ पर, एक पॉइंट और भी हम ये कहना चाहते हैं कि अक्सर कुछ माता पिता बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर पाते। बहुत सारे कारण होंगे, हो सकता है आर्थिक व्यवस्था ना रही हो कुछ दुरुस्त, या वो अपने माता पिता के दबाव में थे। तो इसकी शिकायत लेकर भी हम कहते हैं इन्होंने हमें दिया क्या है। तो ये भी नहीं कहना चाहिए। आखिरकार वो आपके माता पिता हैं, तो जो भी स्थिति थी उन्होंने ठीक से पाला या नहीं पाला, या जो आपकी अपेक्षाएं थी उस पर वो खरे उतरे चाहे नहीं उतरे, हमें अपनी जो है ना ड्यूटी ठीक से करना चाहिए। जी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहले के ज़माने में बुजुर्गों की 60-65 तक ही सीमित रहती थी आयु। आजकल तो बुजुर्गों के रहन सहन के तौर तरीके बदल गए हैं। अब तो 60 के बाद जिंदगी शुरू होती है और ठाट वाला हिसाब होता है, जिसके चलते 70-80 तक बुजुर्ग करीब स्वस्थ रहते हैं। इन्होंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है।
अच्छी बात है, बिल्कुल। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लिहाजा आजकल के नौजवान बच्चों के पास ज्यादा समय नहीं होता है, अपने माँ बाप बुजुर्गों के लिए जिम्मेदारी से बचते हैं। ऐसे में बुजुर्ग कहाँ जाएं? बच्चे भी अब बहुत इनका कहने का मतलब बात नहीं मानते हैं, दुर्व्यवहार भी देखने में नजर आते हैं, तो वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों के बुजुर्ग वहीं रहना पसंद करने लगे हैं। तो ये बात तो बहुत गौरतलब है कि इन्होंने लिखा है कि बुजुर्ग वृद्धा आश्रम में जो होता है वहां रहना पसंद करने लगे हैं। शायद हो सकता है कि घर में जो व्यवस्था होती है उस हिसाब से उन्हें लगता होगा कि शायद वहीं ज्यादा ठीक है। तो लड़के जो होते हैं वो अपनी बदसलूकी के लिए बदनाम है, पर आजकल जो महिलाएं हैं वो भी कम नहीं हैं, और जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, जिसके चलते बुजुर्ग माता पिता को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। कहीं कहीं बुआ जी ये भी देखने को मिलता है कि जैसे घर परिवार में लोग काम कर रहे हैं, अब काम के चक्कर में तो सब लोग चले गए, लेकिन बुजुर्ग माता पिता हैं वो वहां पर रह गए, तो फिर उनके ऊपर कुछ सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो शाम को जब थकान वगैरह होती है, या फिर जब घर लौटते हैं, तो उनकी भी परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए, और जो काम वगैरह की जिम्मेदारी कई बार दे दी जाती है, तो उसमें उनकी उम्र का भी एक ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। कांच के बर्तन है, कुछ है किसी तरह से हाथ से गिर गए, टूट गए, तो उसमें जो है उसे देखना जरूरी होता है। तो एक बात और है कि ये बात तो है कि पीड़ा जो होती है जो अपने लोग देते हैं वो बहुत असहनीय होती है, दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है, और कहीं ना कहीं उससे और बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप बहुत स्वार्थी होकर भी सोचते हैं, तो अगर आप ये सोचिए कि अगर आपने गलत व्यवहार किया और फिर और दिक्कत हुई, तो फिर आपको और सेवा करना होगा, तो यही सोच के आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कर लीजिए, है ना। वैसे हमारे साथी ने यह भी लिखा है कि बुजुर्ग क्या, किसी के साथ भी अशोभनीय व्यवहार तो नहीं होना चाहिए ना। अरे भाई गीत सुन ले। मुझे जब जब बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं। गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। एक छोटा सा था मेरा आशिया, एक छोटा सा था मेरा आशिया। आज तिनके से अलग तिनका हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। सोचता हूँ अपने
सोचता हूँ अपने घर को देख कर, हो न हो ये है मेरा देखा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। जलता हुआ कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। बात सही है और हमारे साथियों ने यही लिखा है कि वाकई बहुत संवेदनशील विषय है और ये बात बहुत अच्छी इन्होंने भी लिखी है कि इस पर सच बात है कि कोई बात नहीं करना चाहता है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कोई भी बड़े बुजुर्ग चाहे हमारे परिवार में हो या कोई मुसाफिर, सभी आदर सम्मान के पात्र होते हैं, तिरस्कार के नहीं। उनसे दुर्व्यवहार करने का मतलब है हमारी जो परवरिश है और जो संस्कार हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई बात है। मतलब इस तरह से घर में भी माहौल होना चाहिए जिससे कि बच्चे सीखें और आगे चल करके सहायता करें। ये बात हमेशा याद रखने की चीज़ है कि जो आदमी आज युवा है वो भी कभी बूढ़े बुजुर्ग हो सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बड़े बुजुर्गों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से ही परिवार फूलता रहता है। इसके लिए बड़े बुजुर्ग को हमेशा सम्मान की नज़र से देखना चाहिए बुजुर्गों को, और दुर्व्यवहार की नजरों से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। यही हमारे साथी लिख रहे हैं कि अत्यंत भावुक कर देने वाला विषय, शायद परवरिश और माहौल का ही फर्क होता है जहां पर कि बुजुर्गों पर अत्याचार किया जाता है, वरना पिता सम्मानीय होते हैं। हमारे समय तो बेटा बेटी पिता से नजर उठाकर भी बात नहीं कर सकते थे। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, और जो उनके बच्चे भी होते थे, हाँ, बुआ जी, उनके अंदर भी वो संस्कार होते थे कि देखिए चाहे जितने भी बुजुर्ग हो जाएं, घर में कोई भी बात हो जाए, लेकिन वो बातों के पीछे कहते हैं कि एक जवाब देना, जिसे वो सब चीज़ें नहीं देखी जाती थी। और बहुत जगह पे जैसे लाइफस्टाइल की भी बात की जाती है कि भाई अब जो है वो लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है, घर के लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो उनका भी उनके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन जीवन है तो वो तो चलता ही। संगीता बिटिया, देखो ऐसा है ना कि ये जो लाइफ स्टाइल की बात हम जो करते हैं उसमें चलो हम उनकी जरूरतों को उस हद तक नहीं पूरा कर पाते, वो भी चल जाता है। आप कह सकते हैं ठीक है हम बैठ नहीं पा रहे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दुर्व्यवहार की, जो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार सीधे तौर पर भी बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे एक साथी ने साझा किया कि कैसे उनके सोसाइटी में हुआ ये काम, तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। पहले तो हम उसको छोड़ें, फिर बाद में आता है कि हम अच्छा व्यवहार करें, बैठे उनके साथ हंसे बोलें। लेकिन फिर भी आप खुद सोचिए ना कि जब आप कमरा साफ करते हैं तो कमरे का एक एक कोना चमकाते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी चीज टेढ़ी न रखी हो, तो फिर घर में किसी व्यक्ति अगर दुखी बैठा है तो कैसे आप उसको हजम कर लेते हैं या पच जाता है आपको, है ना? जीते जागते इंसान को आप अभी अपने घर के कैसे बैठक को हम सजाते हैं, एक एक कोना हम सोचते हैं, पर्दे की जो सिलवट भी होती है तो हम चाहते हैं एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, देखने में अच्छी लगनी चाहिए, यानी कि वो खुश दिखे। तो ऐसे ही सदस्यों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। सोचिए, कभी गौर कीजिए कि हम जीते जागे इंसान के साथ क्या कर रहे हैं, और जो चीजें हैं आडंबर कैसे हम बढ़ा रहे हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं। फिर हम देखते हैं कब क्या हमें खरीदना है, कैसे रंग का संयोजन क्या है, मतलब कितना दिमाग लगाते हैं इन सब चीजों में, है ना जी। और हमारी एक श्रोता ने ऐसे लिखा है कि अपने माँ बाप को बोले हुए कुछ भी जो शिकायत होती है या अपशब्द होते हैं, मन को जितना दुखी कर देते हैं, किसी भी बुजुर्ग को बेइज्जत करने से पहले एक बार सोच लें उन्हें कैसा लगता है। सही कहा, इस विषय पर कोई बात भी नहीं करना चाहता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। क्योंकि अपनों द्वारा किया हुआ अपमान किसी को कैसे बताएं, क्योंकि घर की बात होती है तो वाकई यही सोचते हैं कि भाई हम क्यों घर से बाहर इस बात को ले जाएं। हाँ, इतना दुखी होने के बाद भी अगर आप उनसे कहें, आपकी मतलब
अब सच बात है कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि आप पड़ोस में किसी को समझाने जाइए तो कहते हैं हमारे घर का मामला है, आपको क्या करना है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जैसे अगर आपकी सगी बहन है या भाई के अगर कुछ ऐसा हो रहा है, तब भी अगर आप समझाते हैं तो बुजुर्ग खुद कहते हैं, जो खुद बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं 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 सब ठीक है। उनको लगता है कि मतलब जो कहते हैं ना कि हमारा अपना हाथ है, अपना शरीर है, हम कैसे किसी को दिखा दें कि इसमें क्या है। तो इस तरीके से वो जब इतना प्यार करते हैं कि वो सच बात है कि अपनी इतनी असहनीय पीड़ा भी नहीं बताना चाहते, अपने सगे संबंधियों को भी अक्सर छुपा जाते हैं। आप देखेंगे सगे संबंधियों की तो जहां तक बात है बुआ जी वो है ही है। देखा ही जाता है कि घर परिवार में और भी जितने लोग हैं उन्हें भी वो नहीं बताते। बिल्कुल यही हम कह रहे हैं कि हाँ, अपने बेटे से नहीं कहेंगे अगर बहू से दिक्कत है, या बहू से दिक्कत नहीं है, बेटे से दिक्कत है तो पोते से नहीं कहेंगे, पोते से दिक्कत है तो अपनी पत्नी से नहीं कहेंगे। मतलब हर स्तर पर वो चाहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, तो कृपया हम भी उन्हें बिल्कुल वैसे ही अपने कलेजे से लगा कर रखें और उतना ही प्यार करें, है ना। अब एक अंतराल ले लेते हैं बुआ जी। बुआ जी
चलिए सैर करने चले। चलो भाई, चलो चलो, घड़ी वड़ी बांध लो, फिर चलो। और जिसको जिसको साथ में ले चल रही हो उन सब का बराबर ख्याल रखना। तो और बच्चों का खास तौर से, है ना? सब लोग यही कहता है, लेकिन बुजुर्गों का कोई नहीं कहता है। तो भाई आप हमारे साथी समझ रहे होंगे कि आज हम बार बार क्यों याद कर रहे हैं। और बस इन सब जगहों पर भी हम यही सोचते हैं, अरे आप कहाँ चल पाएंगे, तो हम उन्हें नहीं ले जाते। लेकिन फिर भी जब भी घूमने जाएं तो उन्हें भी ले जाएं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ जा सकते हैं। और थोड़ा सामान वामान ना पकड़ा दें ज्यादा सा। हाँ, वो तो बहुत गलत बात है, लेकिन पहले घुमाने तो ले जाएं और उनकी खुशी का पूरा ख्याल रखें। और हम आपकी खुशी का ख्याल रखते हुए चलते हैं गुलाब बाग, है ना? तो राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित है गुलाब बाग। लगभग 100 एकड़ जमीन पर फैला हुआ ये बाग है। गुलाब के फूलों की अनगिनत किस्में हैं यहाँ, इसीलिए ये गुलाब बाग कहा जाता है। सन 1887 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा ये बनवाया गया, जो राजस्थान के सबसे बड़े उद्यानों में से एक है। कमल तालाब की शोभा यहाँ जो है बुआ जी, वो बड़ी ही अपूर्व है। और प्रमुख प्रजातियों के पेड़ भी हैं। शहतूत है, रेयान है, अनार है, चीकू है, इमली, और कौन कौन सा? रामफल भी है, लीची है, करौंदा, नींबू, जामुन की कई प्रजातियां हैं। मीठी नीम भी है भाई। हाँ। धनवरजिया है, ग्रैंडी है, फ्लोरा है, चमेली है, अर्जुन के पेड़ हैं, बोर है, और कारगी है, लाइम इत्यादि ये सब है। और इसे बहुत बड़ा बाग भी कहते हैं, है ना? बड़ा बाग भी कहते हैं, क्योंकि जैसे तुम्हें बताया इतना बड़ा है कि कहा ही जा सकता है 100 एकड़ बहुत होता है। 1888 में पहली बार महाराणा फतेह सिंह द्वारा बगीचे में फूलों और सब्जियों के शो आयोजित किए गए, प्रदर्शनी जैसी, है ना? और इसके एक भाग में चिड़ियाघर भी है। उसमें काले तेंदुआ है, गैंडा है, शुतुरमुर्ग है, जेब्रा है, और गिब्बन्स हैं, हुक्कू बंदर है। ये कुछ दुर्लभ प्रजातियां जानवरों की यहाँ थी, जो कालांतर में कहीं और स्थानांतरित कर दी गई, या मतलब नहीं है। लेकिन एक और खास बात यहाँ पर है कि टॉय ट्रेन है जो चलती है, उसका मजा लिया जा सकता है। लवकुश नाम का विशेष स्टेशन है यहाँ के पार्क में। तो फिर टॉय ट्रेन का तो जो मजा है वो दुगना हो जाता है जी। और बहुत सारे प्रवेश द्वार हैं, यानी कि 4 प्रवेश द्वार हैं, और जनता के लिए इसमें से जो 2 हैं उनमें ही आवाजाही है। कमल तलाई है, गुलाब बाग बगीचे के पूर्व छोर पर स्थित है। अंडाकार तालाब है ये, जिसके 4 पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ एक विशाल कृत्रिम जल निकाय भी है। चिड़ियाघर, गुलाब के पौधों के विशाल प्रांगण, खुले पार्क के बीच में बगीचे के भीतर एक चिड़ियाघर भी है, जो एक ज़माने में काफ़ी विशाल था। अब बाघ और भालू और कुछ दुर्लभ पक्षियों को ही यहाँ देखा जा सकता है बस। जी। और मिराज ज्योतिष उपवन ये एक्यूप्रेशर पार्क है। इसमें मानव शरीर में रक्त परिसंचरण को बढ़ाने के लिए टाइलें लगाई गई हैं। इस एक्यूप्रेशर पाथवे में कई आयुर्वेदिक और गैर आयुर्वेदिक पौधों को भी लगाया गया है। नवलखा महल गुलाब बाग के केंद्र में ये स्थित है, जहां वेद शास्त्रों के विद्वान और सिद्ध योगी कहे जाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1882 में महाराज सज्जन सिंह के अनुरोध पर यहाँ पर आए थे। और झीलों की नगरी में नवलखा महल तब महाराणा का शाही अतिथि गृह था। तो ये भी था। और भाई देखो, राजस्थान की बात हो, नौलखा की बात ना हो तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं एक राजसी ठाट वहां पर दिखाई देता है ना। नवलखा महल में और शहर महर्षि दयानंद ने एक लंबा समय बिताया था, और अपनी सबसे बड़ी पांडुलिपि सत्यार्थ प्रकाश के लेखन को यहाँ पर पूरा किया था। और महल के भीतर चौक में जो फव्वारे लगे हैं बुआ जी, वो बड़े संगीतमय हैं। एक यज्ञशाला भी है, शाम के समय वेद पाठों और भजनों से गुंजायमान रहती है। कालांतर में महल की पहली मंजिल में चित्र दीर्घा व्यवस्थित की गई है, जहां 67 तेल चित्रों में, यानी तैल चित्र जिनको कहा जाता है, महर्षि के जीवन और उनके आध्यात्मिक ज्ञान को चित्रित किया गया है। क्या बात है, देखने लायक है ना। महर्षि के लेखन कक्ष में 14 कोण और 14 कहानी वाला सत्यार्थ प्रकाश स्तंभ भी है। आंगन के एक तरफ वैदिक पुस्तकालय है, पढ़ने का कमरा है। यहाँ सत्यार्थ प्रकाश के सभी 23 अनुवाद संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, स्वादिली, अरबी और चीनी भी शामिल है। यहाँ एक मल्टीमीडिया और प्रोजेक्टर भी है, जो वैदिक ज्ञान को चित्रित और प्रेषित भी करता है। सरस्वती पुस्तकालय है। पूरे राजस्थान में ये पहला ऐसा संग्रहालय माना जाता है जो पुस्तकालय के साथ साथ अपने संग्रहालय में प्राचीन वस्तुएं, कलाकृतियां, शाही घरेलू सामग्रियां और अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है।
अच्छा, यहाँ पर कितनी असंख्य मतलब किताबें कही जा सकती हैं कि है ना, इतिहास, पुरातत्व, पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजी से संबंधित करीब कहते हैं ऐसा कि 32,000 से भी अधिक पुस्तकें हैं, तो काफी हो गया। और पांडुलिपियां भी हैं, पांडुलिपियां जो हाथ से लिखी हुई होती हैं उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित है, तो पहुंचने का रास्ता बता दो तुम। तो पहले उदयपुर अगर आपको जाना है हवाई मार्ग से, तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा यहाँ पर है। गुलाब बाग से इस हवाई अड्डे की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। और रेलवे से भी जा सकते हैं, यानी ट्रेन से भी जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन भी उदयपुर है, शहर के केंद्र से 5 किलोमीटर के दायरे में है। यहाँ आकर भी आप गुलाब बाग जा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा अलग अलग देश के जो हिस्से हैं, जो शहर हैं, वहां से राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसें नियमित तौर पर चलती हैं। उनसे उदयपुर तक आप आ सकते हैं और उदयपुर से गुलाब बाग की दूरी बस थोड़ी ही दूरी है, ज्यादा नहीं है। तो भाई आप घूमिए और खूब इसका आनंद लीजिए। फिलहाल हम गीत सुनाकर आपको और आनंदित कर देते हैं। गोरी गोरी तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बैया गोरी गोरी तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया। मतवाली नगरी में आई खिलने, एक बन की कली मतवाली नगरी में आई खिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने, अपना बना ले सैया हो, पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बैया गोरी गोरी तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया। ओ बाके नैना वाले, ओ परदेसी मत वाले, ओ बाके नैना वाले, ओ परदेसी मत वाले, तू मुरली मुझे बना ले होठों से हाय लगा ले, तू मुरली मुझे बना ले होठों से हाय लगा ले, मुरली बना ले होठों से लगा ले, मुरली बना ले होठों से लगा ले, हाय अपना बना ले सैया हो, पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बैया गोरी गोरी तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया। बहुत अच्छा सा बाग बगीचा, वैसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है हाँ, श्याम श्वेत बुआ जी, लेकिन बहुत सुंदर ही नृत्य है और बगीचा वगैरह बड़ा सुंदर है। गुलाब बाग के बाद मतलब ये गीत आप देखें, उसका आनंद लें। हाँ। और हम लोगों ने कहा था जैसे कि सबका ख्याल रखें। सबका ख्याल रखने के लिए तो एक बात और है कि हमारे साथियों ने जो अपनी अपनी बातें साझा की हैं वो बहुत मजेदार है। घड़ी के बारे में जो बताया, वाह वाह वाह, क्या बात है।
घड़ियां कैसी कैसी। हाँ। एक चौपाई याद आ रही है। अच्छा। एक घड़ी आधी घड़ी पुनी आधो की आध, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। घड़ी अर्थात समय, नाम पहले से था, घड़ी तो बाद में बने हैं। पहले के जमाने में बहुतों के पास घड़ी नहीं थी, न ही पढ़ना आता था। सूर्य को देखकर अनुमान लगाया जाता था। और ये बात बिल्कुल सही है कि सूर्य के चलने से पता चल जाता था कि किस दिशा में कितनी दूर है या परछाई कितनी बड़ी बन रही है। उस आधार पर और शायद उसी आधार पर सौर घड़ी का निर्माण शुरू हुआ, है ना। और एक हमारे और साथी ने लिखा है कि घड़ियां कैसी कैसी होती थी। सबसे अधिक वो मतलब 1962 की बात, पुराने जमाने की दीवार घड़ियां आया करती थी जो बैठक में लगी रहती थी, लंबी सी काली सफेद, पेंडुलम चलता रहता था, टिक टिक हर घंटे में जितना बजता था उतने घंटे बजाती थी। फिर वो घड़ी जो पापा अपनी कलाई में गोल डायस वाली चमड़े की बेल्ट वाली घड़ी सबके घरों में होती थी। और 1979 में हम 10वीं हाई स्कूल में थे, तब मामा जी ने पिंक कलर की यानी गुलाबी कलर के पट्टे वाली गोल शेप वाली घड़ी दी थी, जिससे मुझे आंतरिक लगाव हो गया था। और उसको कैसे भूलें, जो 2 पैरों पर खड़ी होती थी, गोल वाली, और जोर से अलार्म बजाकर पढ़ने के लिए उठाती थी। उसी के बारे में देखो हमारे साथी ने लिखा है, अलार्म घड़ी सबसे खतरनाक और खलनायक घड़ी। यही लगता था उस समय। नहीं, नींद में नहीं बुआ जी, उस पर हाथ सीधा जाता था, बिल्कुल सही उन्होंने कहा ना कि खतरनाक होती है, खलनायक लगती थी। उस समय तो रात में सोने से पहले उसमें चाबी भरना पड़ता था, और जब उसकी ट्रिंग ट्रिंग की आवाज बजती थी तो पूछिए मत क्या मन करता था। बाद में हाँ, लेकिन बाद में ये हमारी दिनचर्या की एक अंग सहेली बन गई और आज भी है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये घड़ी जो थी ना, जब लोग नींद में जब सुनते थे ना बुआ जी, जैसे जो मोबाइल के अलार्म वगैरह बजते हैं या उसमें जो घड़ी लगाई जाती है वो तो बड़ा धीरे धीरे से बजती है, और वो जो बजती थी तो बिल्कुल समझ लीजिए कि उठा के ही छोड़ती थी ऐसी घड़ी। तो ये तो याद रहेगी बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहले के जमाने में घड़ियां नहीं होती थी, फिर भी जो समय का अंदाजा लगाया जाता था, और पहले जमीन में 2 लकड़ी गाड़ी जाती थी घड़ी के कांटे के। मतलब इन्होंने लिखा है बुजुर्ग समय का अंदाजा लगा लेते थे। हाँ, है ना, लगा लेते थे। हाँ, तो आकार के समान, मतलब घड़ी के कांटे के आकार के समान जब सूर्य अपनी दिशा में आगे बढ़ते थे तो जो लकड़ी की जो परछाई थी वो भी घूमती थी, और उस तरीके से समय का अंदाजा लगाया जा सकता था। जब मैं 5वीं क्लास में था तो उस समय क्लासरूम में सीमेंट की शीट होती थी, वो शत एक जगह टूटी हुई थी, वो शत एक जगह टूटी हुई थी, इसमें सूर्य की किरणें आती थी, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे क्लास रूम में सूर्य की रोशनी घूमती, तो हमें अंदाजा होता था कि अब लंच होने वाला है, अब छुट्टी होने वाली है। क्या बात है। दीवार में भी तो जब धूप उतरती थी बुआ जी, तो कई बार लोग अंदाजा लगाया करते थे कि भाई अब इतनी धूप आ गई है तो ये समय हुआ होगा। तो इस तरह से समय का अनुमान धीरे धीरे से लगाया जाता था। बिल्कुल लगाया जाता था। ये तो दिन की बात हो गई। ऐसे ही रात के समय में भी याद है कि अम्मा लोग छत पर जब हम लोग सोते थे तो अम्मा लोग ऐसे सूर्य देखकर, अरे चांद देखकर बता देती थी कि चंद्रमा अच्छा अब इधर से इधर गया है तो रात का 2:30 बज रहा होगा, 2 से 3 के बीच का समय होगा, या अब 4 बजने वाला है, या अभी 12 ही बजा है। तो ये भी चीजें जो हैं वो चंद्रमा की गति से भी बता देती थी कि ये स्थिति है इस समय। हाँ, है ना। तो ये तो अंदाज की बात है, तो अनुभव की बात है। तो घड़ी तरह तरह की होती थी। वैसे हमारे साथियों ने भी और भी लिखा है कि उन्हें कब मिली घड़ी, कैसे मिली और कैसी थी। तो वो बातें और करेंगे, उससे पहले गीत सुनते हैं ना। हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों
सर टकरा के। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। हाथ पकड़ कर चलने वाले हो गए रुखसत हाथ छुड़ा के। उनको कुछ भी याद नहीं है, उनको कुछ भी याद नहीं है। अब कोई 100 बार पुकारे आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। तुम बेगाने बन जाओगे, हम दीवाने हो जाएंगे। कल बाहों का हार मिला था, कल बाहों का हार मिला था। आज अश्कों का हार पुकारे आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार। घड़ियां भी कुछ ऐसे ही बुलाती थी वो। तो भी तो सबने याद कर लिया ना कि हमारे नानी जी के घर में चिड़िया पेंडुलम वाली घड़ी होती थी। हर घंटे में चिड़िया निकलती, पेंडुलम हिलता, उसे देखकर बहुत मजा आता था। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि हाई स्कूल जाते समय घड़ी बांधने का बहुत शौक था। जब तक अपने पास घड़ी नहीं थी, मम्मी की घड़ी बांध कर जाते थे और फिर पापा ने घड़ी दिलवाई। जब कक्षा 10 में थी तब उन दिनों फैशन था बहुत चौड़े पट्टे की घड़ी पहनने का, जो 4-5 इंच के होते थे। घड़ी के पट्टे अलग से आते थे, उसमें अपनी घड़ी कैसी भी हो उसे डालकर हाथ में बांध सकते थे। मैंने अपनी घड़ी को उस मतलब ब्लैक चौड़े पट्टे में डालकर बहुत पहना था। क्या बात है। हाँ, और चाबी भी तो भरी जाती थी बुआ जी, चाबी वाली घड़ी बहुत आती अच्छी थी तरीके से। तो उसमें तो चाबी भरनी पड़ती थी। और उसके बाद जो घड़ियां आई वो ऑटोमेटिक होने लगी, यानी कि चाबी भरने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है, हालांकि थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा ये बताया है कि पता नहीं हम लोग के पोस्ट के बारे में भी कुछ लिखा है। अच्छा। वो दिन याद करो घड़ियां कैसी कैसी। कुछ लिखने से पहले वो दिन और वो घड़ी याद कर लें जब सखी सहेली की पोस्ट 2 बजे से 2:10 तक हर हाल में आ जाती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। खैर उसके बाद अब इन्होंने लिखा, आज के विषय पर वो दिन याद आ रहा है जब 1972 में इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा के लिए पिताजी ने मुझे हाथ की घड़ी ला कर दी थी। उन दिनों सबके यहाँ अलार्म टाइम पीस हुआ करती थी। फिर इन्होंने भी कंपनी का नाम लिखा है कि इसकी होती थी, बड़ी कर्कश आवाज लगती थी उस अलार्म की। पेंडुलम वाली घड़ियां भी कई लोगों के यहाँ देखने में आया करती थी और दुनिया जहान की घड़ियां देखने का सुअवसर मिला जब हम हैदराबाद के छोटे प्रवास के दौरान सालारगंज म्यूजियम देखने गए थे। चौराहे भी होते थे बुआ जी। चौराहों पर भी बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां लगाई जाती थी। तो घंटाघर नाम ही होता था ना, शहर में घंटाघर होता ही था जहाँ पर घड़ी लगी होती थी बड़ी सी। तो कुछ ऐसे मतलब जगह भी बड़ी प्रसिद्ध हो जाती थी घड़ियों से। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक बच्ची की शादी में अच्छी कंपनी की दीवार घड़ी दी और बच्ची कहती है कि पापा जी आपकी घड़ी हमें सोने नहीं देती, काफी तेज आवाज करती है, हर घंटे पे जो आवाज करती है, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा अब इलाज मेरे पास नहीं है, किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो भाई तो भाई शादी की बात जो है, हमारे एक साथी ने और लिखा है कि बहुत पहले गाँव की शादियों में दूल्हे को हाथ वाली घड़ी जनता घड़ी तिलक समारोह में दिया जाता था और ये घड़ी उस दूल्हे को दिया जाता था जो अपने गाँव में मैट्रिक पास लड़का होता था और गाँव के चौपाल पर बैठे लोग उससे समय
समय पूछा करते थे। उसके बाद तो नई नई घड़ियों का आविष्कार हुआ, जिसमें दीवार घड़ी, टेबल घड़ी, लेडीज की कलाई घड़ी, अच्छी अच्छी कंपनियों के आने शुरू हो गए। अब मोबाइल में भी घड़ियां हैं, फिर भी इंसान का व्यक्तित्व बिना कलाई घड़ी के शोभा नहीं देता है। कुछ अलग सा दिखता है ना, वो अच्छा लगता है जी। तो एक और श्रोता ने लिखा है कि पहले शादियों में खास तोहफा जो कलाई की घड़ी होती थी वो दी जाती थी। वर वधू के जो जोड़े होते थे जी, वर वधू की जोड़ी से आती थी। और वो अभी भी आती है जोड़ी वाली घड़ी। हाँ, तो मेरे पापा की शादी की घड़ी आज भी है, जिसमें सोने की चेन और सफेद डायल के साथ रोमन भाषा में अंक लिखे हैं और इसमें चाबी भरनी पड़ती है। मेरी बेटी को भी घड़ियों का कलेक्शन करने का शौक है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि जब घड़ियां चाबी भरकर चलती थी, मैं जब साल 1974 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट में नौकरी में जुड़ा, उन दिनों हमारे टेलीफोन एक्सचेंज में चाबी भरकर चलने वाली दीवार घड़ी लगी हुई थी। हर रोज सुबह ड्यूटी पर आने के बाद आकाशवाणी राजकोट पर फोन लगाकर पूछकर सही समय मिलाया करते थे। तो भाई वैसे घड़ी की बात चल रही है तो आपने अच्छा याद दिलाया, और हमारे साथी भी इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से कि बहुत सारे लोग रेडियो से घड़ी मिलाते हैं, आकाशवाणी से घड़ी मिलाते हैं। हाँ, है ना, तो मिला लिया करें फिर। बिल्कुल मिला लिया करें। और एक बात और है, यहाँ पर एक बात याद आ रही है कि अच्छा गीत सुन लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं ना जी। घड़ी का भी और हमारी जिंदगी से कुछ ऐसे ही रिश्ता है ना। ऐसे टिक टिक करके जिंदगी भी आगे बढ़ती रहती है, जैसे घड़ी बढ़ती है बिना रुके। पता भी नहीं चलता है, समय निकल जाता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यटन स्थल गुलाब बाग
उदयपुर जाएंगे, जो पुराने ज़माने वाली घड़ी है बांध कर जाएंगे। बचपन का वो दौर याद आ जाएगा जब घड़ियां दीवार पर टंगने वाली लोलक हों या हाथ पर बांधने वाली वो चाबी भरकर ही चला करती थी। बाद में हाथ में पहनने वाली ऑटोमेटिक घड़ी आई, मतलब चाबी भरे बगैर चलने वाली घड़ी। उसके बाद ड्राई बैटरी के साथ चलती लोलक वाली मैग्नेटिक दीवार घड़ी आई। उसके बाद ड्राई बैटरी सेल से चलने वाली क्वार्ट्ज घड़ी जो गुजरात के मोरबी शहर में बन रही है। अब तो सबके पास मोबाइल फ़ोन है, वो फ़ोन भी है और हमारी घड़ी भी, जिसके बिना कोई घड़ी भर भी नहीं रह सकता। मोबाइल बिना घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, इन्होंने लिखा है। हाँ। और ये भी इन्होंने लिखा है कि विपर जोए से भीगा भीगा सप्रेम नमस्कार। ये भाई इन्होंने कल भी कहा था कार्यक्रम में कि हमने तैयारी कर ली है, सारे अपने जो सोलर पैनल हैं उनको हटा लिया है, तो सब लोग अपना ध्यान रखें, हम यही दुआ करते हैं। और हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि मेरे ससुर जी और पतिदेव को घड़ियां इकट्ठा करने का बहुत शौक था, जिसमें 1940 से लेकर सन की बात कर रहे हैं, लेकर 2010 तक की घड़ियां थीं। अब मेरा पोता भी इसी राह पर है। मैंने इसी साल उसके जन्मदिन पर करीब 49 घड़ियां गिफ्ट की हैं। इस घड़ियों में गांधी घड़ियाल और कीमती घड़ियां भी शामिल हैं। मेरी शादी में मेरे ससुर जी ने सोने की घड़ी दी थी, जो मैंने अपनी अपनी बेटी को दे दी है। तो क्या बात है, तो ऐसी तो चीजें मिले तो फिर मजा ही आ जाए ना। हाँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि जो पतिदेव हैं, यानी कि मेरे ससुर जी और पतिदेव को घड़ियां इकट्ठा करने का बड़ा शौक है, जो हाँ तो वही इन्होंने लिखा हुआ है। और इन्होंने जो जिस तरह से लिखा है कि 2040 से लेकर 2010 तक की जो घड़ियां हैं, है ना, वो दौर ऐसा होता ही था बुआ जी कि बड़ी सुंदर सुंदर एक से एक, और कुछ एक घड़ियां ऐसी भी होती थी जिनमें नग जड़े हुए होते थे। हाँ। यानी असल के कई बार हीरे भी जड़े हुए होते थे। बिल्कुल जड़े होते थे। और हमारी साथी ने लिखा है कि घड़ी बोलती है कि समय चलता ही रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं। अपना काम एकदम संपूर्ण तरीके से बिना किसी की मदद लेते हुए करना किसी की मदद नहीं करता है। और सबको समय ये संदेश देता है कि अपना काम, अपना धर्म, कर्तव्य ठीक तरह से बिना किसी प्रलोभन के किसी प्रलोभ से प्रभावित हुए कर लेना चाहिए। तो ये बात बहुत बड़ी बात आपने बताया कि हाँ। हम लोगों को इस तरह से अपना काम करना चाहिए। हाँ, तो समय और घड़ियां दोनों ही चीजें हमें बहुत कुछ सिखा भी देती हैं। और देखो, हम विविध भारती के YouTube चैनल पर बहुत सारे हमारे कार्यक्रम हैं। हम श्रोताओं से कहेंगे कृपया सब्सक्राइब कीजिए, कार्यक्रम सुनिए। लेकिन विविध भारती का जो है चैनल, जो फेसबुक पर हमारा लोगो बना है, सिर्फ उसे ही आप करें। और इस निवेदन के साथ हम इजाजत लेते हैं। सभी को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।